हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैंने महाट्रांसको के लिए सीरीज स्टार्ट की थी, सिलेक्शन सीरीज। तो उसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। तो इससे पहले मैंने लगभग आपको 15 या तो 16 सेशन दिए हुए हैं रिगार्डिंग टू द सिलेक्शन सीरीज ऑफ द महाट्रांसको। तो सभी के सभी जो सेशन है हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रेजेंट है बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल के। तो जिन्होंने अभी तक वो सेशन नहीं देखे हैं तो काइंडली सभी सेशन को एक बार देख लेना, सो दैट अगर वहां से कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ओके। एंड उसके साथ साथ ही जो मैं सेशन लेता हूँ इसके आपको पीडीएफ मिल जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर। बी टेक्निक का जो भी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, इसके पीडीएफ। ओके। एंड उसके उसके साथ साथ मैं अगर बता दूं तो आज हम देखने वाला है कंट्रोल सिस्टम का पार्ट। और कंट्रोल सिस्टम में मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ सिग्नल फ्लो ग्राफ। और सिग्नल फ्लो ग्राफ को ही हम बोलते हैं एसएफजी, और उसका ही आज हम थ्योरी एज वेल एज उसके एमसीक्यूज में मैं कुछ कराने वाला हूँ। ओके। तो जो स्टूडेंट नए या फिर जो भी एस्पिरेंट नए मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी विजिट कर रहे हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में मेरा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सो दैट आपको समझ में आए कि भाई पढ़ा कौन रहा है। ओके। So this is my name basically. I am an engineer, teacher, educator and mentor. Apart from this, I have cracked the GATE thrice 18, 19 and 20. उसके साथ साथ ही मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजनको, जूनियर इंजीनियर इन महाजनको, जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम इसमें हुआ है। बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं तो मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन फील्ड। और उसके साथ साथ ही मैं गोल्ड एजुकेटर हूँ, साथ ही साथ सिल्वर एजुकेटर हूँ इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। ओके। एंड मैं अगर मेरे एजुकेशन के बारे में बता दूं तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। ओके। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको, और इसमें मैं एचवीडीसी में अभी काम कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो भी कंटेंट है फ्री में, मेरे कोई भी पेड बैचेस नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, सो दैट आगे जाकर कोई मुझे ये ना पूछे सर पेड बैचेस तो पेड बैचेस मेरे कोई भी नहीं है। जो भी कंटेंट मिल रहा है आपको फ्री में ही मिल रहा है और वो यूट्यूब पर मिलेगा। दिस इज़ अ फ्री सर्विस, मैं कोई भी पेड बैचेस नहीं लेता हूँ। ओके। ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आ जाते हैं कि हमारे सेशन में आज हम क्या देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज का हमारा सेशन है रिगार्डिंग टू यूर सिग्नल फ्लो ग्राफ। और सिग्नल फ्लो ग्राफ को यहाँ हम क्या बोलते हैं, एसएफजी भी बोला जाता है। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। इवन दो गेट या फिर ईएससी की भी बात करोगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। यस। सो लेट्स सी द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, सो दैट आपको ये चीज समझ में आ जाए कि सिग्नल फ्लो ग्राफ होता क्या है। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ दैट मीन्स द एसएफई इज नथिंग बट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है आपके पास, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम का क्या है आपके पास, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इन विच नोड्स, इसमें क्या रहेंगे नोड्स, रिप्रेजेंटिंग द ईच ऑफ द सिस्टम वेरिएबल। सिस्टम में जितने भी वेरिएबल है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, नोड। एंड ओके, आर कनेक्टेड एट अ डायरेक्ट ब्रांचेस। एंड ये किससे कनेक्टेड रहेंगे, ये नोड डायरेक्ट ब्रांचेस से कनेक्टेड रहेंगे। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूँ तो ये क्या है पता है, तो ये ब्रांचेस है। ओके, इसको बोला जाता है ब्रांचेस। आगे भी मैं बताऊंगा, इसको फॉरवर्ड पाथ भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रांचेस है। और ये जो स्मॉल सर्कल से आपको चीज दिखाई दे रही होगी बेटा यहाँ पर आपको, तो इसको बोला जाता है बेसिकली अ नोड, इसको बोला जाता है नोड। और ये नोड किसके बराबर होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलते हो सर सिस्टम के वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। अब सिस्टम के वेरिएबल कौन हो सकते हैं, तो सिस्टम वेरिएबल ऑलवेज डिपेंड्स ऑन दी, किस पर डिपेंड होता है सर, नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। अगर मैं सपोज इलेक्ट्रिकल के हिसाब से बात करूँ तो नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कितना है, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है सर आपके पास इंडक्टर एंड कैपेसिटर। या इस पर ये सिस्टम के वेरिएबल डिपेंड करता है, सिस्टम वेरिएबल के बराबर आपके पास नोड हो जाते हैं, राइट। और ये नोड जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक नोड है आपके पास, यस दिस इज ऑल्सो अ नोड। तो ये नोड और ये नोड अगर आप देखोगे तो देखो ये एक आपके पास ब्रांचेस से कनेक्टेड है। तो यही उन्होंने बेसिक चीज की है कि आपके पास एसएफजी कुछ नहीं है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, कंट्रोल सिस्टम का, जिसमें आपके पास नोड रिप्रेजेंट करेंगे सिस्टम वेरिएबल को एंड दे आर कनेक्टेड बाय डायरेक्ट ब्रांचेस। ओके, तो ये यहाँ पर एसएफजी का एक छोटा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाया है। तो इसमें बहुत सारे आपके पास क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो इसमें मतलब किसको क्या बोला जाएगा, किसे हम क्या बोलते हैं, तो सभी डेफिनेशन अभी हम देखेंगे
जस्ट लाइक दिस। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, अगर आप एसएफजी पढ़ रहे हो तो। जैसे कि अगर पहली आपके पास यहाँ पर टर्म है दैट इज नथिंग बट अ नोड। तो नोड क्या है बेसिकली, तो नोड रिप्रेजेंट बाय द सिस्टम वेरिएबल। मैंने अभी बताया था ना कि नोड किसको रिप्रेजेंट करता है, सिस्टम वेरिएबल से, एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इनकमिंग सिग्नल एट इट। ओके, इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इनकमिंग सिग्नल एट इट। ओके, इस पर सभी इनकमिंग सिग्नल आ जाते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पर मैंने फिर से एक बार बात की है, तो नोड यहाँ पर बेटा इसको बोला जाता है नोड। यस, इसको बोला जाता है एसएफजी में नोड। याद रखना, सेमी सर्कल से दिखाया जाता है। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेमी सर्कल से, सॉरी आपका स्मॉल सर्कल से आपके पास रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ इस तरीके से आपके पास नोड रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हियर इट इज आल्सो यूर नोड। ओके, यहाँ पर भी मुझे बताओ ये नोड रहेगा कि नहीं रहेगा। यस, तो यहाँ पर भी आपके पास कितने रहेंगे, यहाँ पर भी एक सपोज एक नोड है, एंड सपोज क्या है ही राइट। तो यहाँ पर भी बेटा आपके पास एक नोड है, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, एक नोड है। और देख सकते हो ये दिस इज नथिंग बट यूर नोड। गेटिंग माय पॉइंट। तो नोड आपके पास सिस्टम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। आपके एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डज द नोड रिप्रेजेंट, नोड किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बोलना है सिस्टम वेरिएबल को। यस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आईबीपीएस में अभी तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं ना कि एक कुछ तो दिया जाता है, वहां पर आपका नॉलेज चेक किया जाता है, कोई डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन पूछते, याद रखना। ओके, और आगे अगर हम आए तो उम्मीद करता हूँ नोड वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको नोड समझ में आ गया ना बेटा, तो आप ये चीज देख सकते हो कि इनपुट नोड है क्या, क्या बोला है, इनपुट नोड, या फिर उसी का नाम होता है बेटा आपके पास सोर्स नोड। तो सोर्स नोड मतलब क्या, इट इज अ नोड हैविंग ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस। ऐसा नोड, ऐसा नोड जहां पर बस आपके पास क्या रहेंगे पता है, ओनली आउट गोइंग ब्रांचेस होंगे। ऐसा नोड जहां पर ओनली आउट गोइंग ब्रांचेस होंगे, दैट्स इट, बात खत्म। गेटिंग माय पॉइंट। ऐसा नोड जहां पर ओनली, चलो मैं इसका ये थोड़ा और कम कर देता हूँ। ऐसा नोड जहां पर बस आपके पास ओनली आउट गोइंग ब्रांचेस होंगे, बाकी कुछ नहीं, ओनली आउट गोइंग ब्रांचेस। ओके, बस आउट गोइंग ही ब्रांचेस रहेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दे रहा हूँ सो दैट आपको चीज समझ में आ जाए। आउट गोइंग ब्रांचेस, अभी मैं समझाता हूँ ये चीज है क्या। देखो अभी आउटगोइंग ब्रांचेस, जैसे कि अगर बच्चा आप यहाँ पर देख रहे हो, तो लेट्स सी दिस इज अ नोड। ऐसा एक ही नोड है यहाँ पर, ये वाला जो नोड है सर, इसके लिए ही बस ये आउटगोइंग, इधर देखना, ये इनकम, ये इनपुट नोड इसको बोला जाएगा बेसिकली, और ये आपके पास आउटपुट नोड। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर बस ओनली आउटगोइंग ही ब्रांचेस है, कोई भी ब्रांच यहाँ पर इनकमिंग नहीं है, कोई भी ब्रांच इसके लिए इनकमिंग नहीं है। तो आउटगोइंग ब्रांच कौन सी होती है, सॉरी ये नोड इनकमिंग ब्रांच कौन सी होती है, सॉरी इनकमिंग ब्रांच नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनपुट नोड कौन सा होता है, तो जहां पर बस आपके पास ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस रहेंगे। ऐसा अगर नोड होगा तो उसको दो टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है, तो वो बोला जाता है आपके पास सोर्स नोड, या तो आप बोलोगे इनपुट नोड। यस, आईबीपीएस में कैसा क्वेश्चन बनेगा पता है आपको, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द इनपुट नोड और वी कैन से सोर्स नोड। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट। तो आप बोलना सर जहां पर ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस होते हैं उससे बोलेंगे हम इनपुट नोड। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा। यस, अब वैसे आपके पास नेक्स्ट नोड जो होता है हमारे पास आउटपुट नोड, या फिर उसी को ही बोला जाता है सिंक नोड। या फिर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द आउटपुट नोड, तो आपको बोलना है सिंक नोड। इनपुट के लिए क्या बोलेंगे, सोर्स नोड। ओके, तो इसको हम कौन से नोड को बेसिकली आउटपुट नोड या तो सिंक नोड बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या बोला है, इट इज अ नोड हैविंग ओनली 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 इनकमिंग ब्रांचेस। मतलब ऐसा एक नोड रहेगा जहां पर बस सपोज इस तरीके की इनकमिंग ब्रांचेस ही रहेंगे। यस, इस तरीके से बहुत सारी इनकमिंग ब्रांचेस रहेंगे। यस, तो इसी को ही क्या बोला जाएगा आपके पास पता है, इसी को बोला जाएगा आउटपुट नोड। गेटिंग माय पॉइंट, इसी को बोला जाएगा आउटपुट नोड। और इनकमिंग नोड मतलब क्या, कि ऐसा नोड जहां से आउटगोइंग ब्रांचेस इस तरीके से निकलेंगी, आउटगोइंग ब्रांचेस बस इस तरीके से निकलेंगी, उसके लिए इनपुट ओनली, इसके लिए बस आउटपुट ही रहेंगे, ऐसे समझ लो। तो इसको हम बोलेंगे इनपुट नोड। अभी तो शायद से समझ में आ गया होगा। यस, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यस, अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट दिया है आपको कि जो आपके पास रिगार्डिंग टू आउटपुट नोड है, तो क्या देखा है, इन एसएफजी बेसिकली आउटपुट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम एनी ऑफ द नोड एक्सटेंडेड विथ यूनिटी गेन। मतलब
अगर आपके पास ये एक नोड है, ऐसा समझ लो कि ऐसा बहुत सारे सिस्टम से यहाँ पर इनकमिंग ब्रांचेस आई है, यहाँ पर इनकमिंग ब्रांचेस आई है, तो आपके पास ये सपोज आउटगोइंग नोड है। समझने की कोशिश करना, ये आउटगोइंग या फिर मैं बोलूँगा आउटपुट नोड है। तो ये आउटपुट नोड रहेगा ना, तो आप चाहो तो एक नया और एक आउटपुट नोड ले सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एक न्यू आउटपुट नोड ले सकते हो उस समय कैसे करके, जब उस सिस्टम का एक ब्रांच रहेगा, उस सिस्टम के ब्रांच का आपके पास आप गेन 1 लेकर आप इसको न्यू आउटपुट नोड भी बोल सकते हो, और ये आप कर सकते हो, एसएफजी में कर सकते हो। अगर सपोज आपको ये न्यू आउटपुट नोड मिला है ना, ये भी नहीं चाहिए आपको और एक कोई आउटपुट नोड चाहिए, तो बेटा इसको आप फिर से एक्सटेंड करके एक नया नोड बना सकते हो, फिर से आप एक आउटपुट नोड बना सकते हो। यस, तो उस समय का क्या करना पड़ेगा, फिर से गेन आपको 1 लेना पड़ेगा। तो ऐसा गेन 1 1 1 1 लेके आप कोई भी आउटपुट नोड बना सकते हो, मतलब नंबर ऑफ आउटगोइंग नोड आप बना सकते हो। आपको अगर नया आउटगोइंग नोड बनाना है, तो मैं इसको तो ऐसे ही रहने दूंगा सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी कि ये ओरिजिनल है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ओरिजिनल, ओके। और ये सपोज न्यू नंबर 1 आउटगोइंग है, और ये आपके पास सपोज न्यू नंबर 2 आउटगोइंग नोड है, या फिर मैं बोलूंगा आउटपुट नोड है। अभी आपको समझ में आया? आप चाहो तो न्यू नंबर 3 पे ऐसा उसका गेन 1 करके यहाँ पर नया और एक गेन बढ़ा सकते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट मैंने अभी आपको समझाया कि इस नोट पॉइंट का बेसिकली मीनिंग क्या था, कि एसएफजी में अगर आप चाहो तो किसी आउटपुट नोड एक नया भी बना सकते हो। कैसे? एक नया नोड ले लो और आउटपुट जो प्रीवियस आउटपुट नोड था ना, वहां से एक यूनिटी गेन का एक आप क्या ले सकते हो, ब्रांच ले सकते हो, और उस ब्रांच से आप कनेक्ट करके आप नया आउटपुट नोड बना सकते हो। दैट इज द इजिएस्ट थिंग, ओके। अब यहाँ पर मॉक्स्ड नहीं, यहाँ पर मिक्स्ड लिखना था शायद से मुझे, यहाँ पर मिक्स्ड है, ओके। ये स्पेलिंग हो चुकी है गलत, तो अब इसको आप समझ सकते हो कि हियर इट इज नथिंग बट अ मिक्स्ड नोड। द मिक्स्ड नोड इज नथिंग बट व्हाट, ऐसा नोड, या फिर इसको चेन नोड भी बोला जाता है, तो ऐसा नोड हैविंग द बोथ इनकमिंग एज वेल एज आउटगोइंग ब्रांचेस रहेंगे। ऐसा नोड जहां पर इनकमिंग एज वेल एज आउटगोइंग ब्रांचेस रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड नोड। जस्ट लाइक दिस, लेट्स सी कि ये एक नोड है, तो यहाँ पर सपोज ये दो ब्रांचेस इनकमिंग है, और इस तरीके से सपोज आपके पास ये आउटगोइंग है। तो ये आउटगोइंग है ना, आउटगोइंग ब्रांचेस है भाई, और ये इनकमिंग ब्रांचेस है, करेक्ट, इनकमिंग ब्रांचेस है। अगर ये इनकमिंग ब्रांचेस और या आउटगोइंग ब्रांचेस रहेंगी, आउटगोइंग ब्रांचेस रहेंगी, तो जिसके बीच में जो नोड होता है इसको बोला जाता है मिक्स्ड नोड। एम लिख रहा हूं मैं, तो दिस इज नथिंग बट योर मिक्स्ड नोड। गेटिंग माय पॉइंट? यस। अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपके पास पाथ। पाथ क्या है आपके पास? पाथ इज नथिंग बट, और यू कैन से इट इज अ ट्रैवल्सल आउट ऑफ द कनेक्टेड ब्रांच इन अ डायरेक्शन ऑफ द ब्रांच एरो such that no node is traversal more than once। ओके, ट्रैवल्सल या फिर मैं बोलूंगा पाथ क्या है? यस, पाथ क्या है? तो आपके पास दो नोड के बीच में, आसानी से मैं बता रहा हूँ, ऊपर ध्यान देना, अभी मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज ये एक नोड है ना, एक नोड है और एक आपके पास दूसरा नोड है, तो इसके बीच में जो लिंक कनेक्ट होगी, या फिर इसी को हम बोलेंगे बेसिकली ब्रांच। इस तरीके की जो ब्रांच है ना, तो ये आपके पास इस तरीके की दिशा में दिखाई जाएंगी, तो इस ब्रांच के बीच में फिर से एक नया नोड नहीं होना चाहिए। जिन दो नोड के बीच में, करस्पॉन्डिंग दो नोड के बीच में अगर कोई नोड नहीं है, तो उसके बीच के पाथ को ही, सॉरी, उसके बीच के ब्रांच को ही हम बोलते हैं बेसिकली पाथ, तो इसे बोला जाता है पाथ। समझ में आया? आप पाथ किसको बोलेंगे हम? दो नोड के करस्पॉन्डिंग जो भी कॉमन चीज है, या फिर जो भी कॉमन लाइन है, आसान भाषा में बता, कॉमन लाइन है, ये तो टेक्निकली नहीं मैं बता रहा, कॉमन लाइन है, टेक्निकली बोलेंगे तो एक ब्रांच है बेसिकली, तो उससे हम बोलते हैं पाथ। ओके, उससे हम बोलते हैं पाथ, तो इसे हम बोलेंगे पाथ। तो नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसी चीज की, तो दिस इज नथिंग बट अ पाथ, ओके। बट अगर आप ऐसा रहेगा, सपोज यहाँ पर एक नोड है, यहाँ पर एक नोड है, एंड उसके बाद यहाँ पर एक नोड है, तो आप इसको पूरी तरीके से पाथ नहीं बोल सकते, इसको पाथ नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो सर एक पाथ है फर्स्ट वन, और ये दूसरा एक पाथ है। गेटिंग माय पॉइंट? तो दोनों नोड के बीच में कोई तीसरा नोड नहीं होना चाहिए, तो बिना नोड के जो भी आपके पास जो कॉमन लाइन दिखाई जाती है बेसिकली, उसको बोला जाता है पाथ। गेटिंग माय पॉइंट? अब तो शायद समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली द पाथ। यस। अब आपके पास नेक्स्ट चीज है आपके पास फॉरवर्ड पाथ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉरवर्ड पाथ मतलब क्या?
इट इज अ पाथ फ्रॉम इनपुट नोड टू आउटपुट नोड। एक इनपुट नोड एंड आउटपुट नोड को कनेक्ट करने वाला पाथ, एक ऐसा रास्ता जो इनपुट एंड आउटपुट को कनेक्ट करे, दैट इज नथिंग बट अ फॉरवर्ड पाथ। जैसे कि अगर आप इसको देख रहे होंगे तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान से देखना। तो here let me take the different color. This is my input node or not, and this is my output node or not, right? तो इसके बीच में अगर मैं आपको बताऊंगा तो फॉरवर्ड पाथ क्या है, तो आप बोलोगे सर ये देखो, ये एक फॉरवर्ड पाथ रहेगा। लेट मी यूज द डार्क कलर। ये देखो, एंड इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। यस, लेट मी यूज द डार्क कलर। देखो तो ये एक पाथ होगा, इनपुट से आउटपुट सीधा सीधा सीधा, ये एक पाथ। और ये एक आपके पास ऐसा भी तो पाथ होगा ना, ऐसा जाके, ऐसा जाके, ऐसा, राइट? तो ये फॉरवर्ड पाथ मतलब ऐसा रास्ता जो इनपुट एंड आउटपुट को कनेक्ट करे, बस कुछ नहीं है। जो इनपुट एंड आउटपुट के बीच में जो पाथ रहेगा उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो अब चीजें समझ में आ गई, गेटिंग? तो चलो मैं इसको फॉरवर्ड पाथ को थोड़ा सा ऐसा आपके लिए दिखाई देता हूँ। तो इसको बोला जाता है बेटा पाथ। थोड़ा दो कलर से दिखाऊंगा आपको। दिस इज नथिंग बट, अगेन थोड़ा सा ऊपर से लेता हूँ। तो दिस इज ऑल्सो योर पाथ। ओके, ये नोट्स में मैं रखूंगा, ठीक है? इसको मैं नोट्स में रखूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, बेसिकली इसको बोला जाता है फॉरवर्ड पाथ। नॉर्मल पाथ नहीं, इसको बोला जाएगा फॉरवर्ड पाथ। ओके, और इस रेड वाले चीज को भी बोला जाएगा बेटा फॉरवर्ड पाथ। ओके, फॉरवर्ड पाथ इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पाथ। गेटिंग माय पॉइंट? इसको बोला जाता है फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज नथिंग बट अ लूप। लूप भी बहुत अच्छी तरीके से समझना है आपको कि लूप है क्या। इट इज अ पाथ इन, इट इज ए पाथ, बेसिकली ये भी क्या एक पाथ है, विच स्टार्ट एंड एंड एट द सेम नोड। ऐसा पाथ जो एक नोड से स्टार्ट हो और उसी नोड पर आपके पास एंड हो। सेम नोड पर अगर एंड हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या? लूप। उसे हम बोलते हैं लूप। जैसे कि अगर आप देखो, यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ये एक नोड है। ओके, ये एक नोड है। यहाँ से अगर मैं एक पाथ स्टार्ट करूँ, यहाँ से अगर मैं एक पाथ स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना अभी। अगर मैं बेटा यहाँ से एक पाथ स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ से जाकर फिर से मैं इस तरीके से एरो के हिसाब से यहाँ पर आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ? मतलब जिस नोड से मैंने स्टार्ट किया उसी नोड पर हम पहुंचे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं बेसिकली, इस पाथ को बोलेंगे हम लूप। ओके, इसे हम बोलेंगे लूप। वैसा ही मुझे बताओ और कहाँ कहाँ पर आपको लूप दिखाई दे रहे होंगे, लूप दिखाई दे रहे हैं? तो आप बोलोगे सर हमें यहाँ पर भी लूप दिखाई दे रहा है। मैं अलग अलग कलर यूज कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ से भी देखो ना सर, जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर एक्चुअली। तो आप बोलोगे सर यहाँ से देखो ना सर, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, देन सर फिर से यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, तो क्या सर हम इसको लूप बोल सकते हो? मैं बोलूंगा बिल्कुल आप लूप बोल सकते हो कि दिस इज ऑल्सो नथिंग बट यूर लूप नंबर सपोज 2, ये लूप नंबर सपोज 1। और कहीं पर आपको लूप दिखाई दे रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्या? देखो ना, थोड़ा ध्यान देना। हम सर ऐसा बोल सकते हैं, कोई मुझे अगर बोले सर हम ऐसा निकले, ऐसा गए सर, इस तरीके से यहाँ पर पहुंचे एंड फिर से यहाँ तक पहुंचे, यस, तो क्या मैं इसको लूप बोल सकता हूँ? बताओ, क्या मैं इसको लूप बोल सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर इसको बेटा आप लूप नहीं बोल सकते। क्यों? क्यों नहीं बोल सकते बताओ? बिकॉज हियर इट इज यू आर गेटिंग द सेम थिंग। यहाँ पर पहुंच रहे हो आप, इस तरीके का लूप नहीं हो सकता। ओके, इस तरीके का लूप नहीं हो सकता। तो दिस इज नॉट ए लूप। ओके, तो मैं यहाँ पर ऐसा ऐसा बनाकर आपको लूप बना के दे रहा हूँ। तो दिस इज नॉट ए लूप। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद, बट फिर से मैं एक बार लिख के दे रहा हूँ, दिस इज नॉट ए लूप। ओके, नॉट ए लूप। क्यों? क्योंकि देखो आप जिस रास्ते पर गए थे ना, उसी रास्ते पर एक बार फिर से मोड़ कर आए और फिर से यहाँ पर जा रहे हो, तो इस तरीके का रास्ता नहीं होना चाहिए। मतलब उस पाथ पर आप फिर से नहीं जाने चाहिए। तो अगर वैसा जाओगे तो दैट इज नॉट अ लूप। बट अगर आप ये बोलो कि सर क्या हम इसको लूप बोल सकते हैं, दिस दिस जस्ट लाइक सर हम इस रास्ते से जाएंगे सर कुछ इस तरीके से एंड इस तरीके से, तो क्या ये लूप है? तो मैं बोलूंगा अब हाँ बेटा ये आपके पास लूप है फिर। यस, क्योंकि आप सेम रास्ते पर नहीं भटके,
तो इसको बोला जाता है फिर से लूप। ओके, तो मैं इसको बोल दे रहा हूँ बेसिकली लूप। यहाँ पर सब चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएंगी मुझे पता है, बट थोड़ा पेशेंस रखना, ये सब चीज़ें में हम आगे आगे देखेंगे। ओके, तो इसको बोला जाता है लूप। देन उम्मीद करता हूँ लूप समझ में आ गया होगा कि सेम ऐसा पाथ जो स्टार्ट एंड एंड करे सेम नोड से, स्टार्ट एंड एंड करे सेम नोड से, तो उसे हम बोलते हैं बेसिकली व्हाट, क्या उसे हम बोलेंगे बेसिकली अ लूप। देन आगे हम देख लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेल्फ लूप इज ओनली पॉसिबल इन एसएफजी। अब ये सेल्फ लूप क्या बोला है सर? तो सेल्फ लूप मतलब ऐसा लूप जिसमें जिसे उसी नोड मतलब एक ही नोड रहेगा बेसिकली, उसके बीच में कॉमन एक ही नोड रहेगा, ऐसा समझ लो। जैसे कि यहाँ पर ये एफ वाला लूप आप देख सकते हो कि ये यहाँ से ही स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ही एंड हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ से ही स्टार्ट हुआ, वहां पर ही एंड हुआ। तो इस तरीके के लूप को बोला जाता है बेसिकली बेटा सेल्फ लूप। ओके, सेल्फ लूप बोला जाता है। और ये सेल्फ लूप वाली जो आपके पास ये टर्म है बेसिकली, ये आपके पास ओनली ओनली पॉसिबल इन एसएफजी में ही होता है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, एंड देन उसके बाद में होता है आपके पास नॉन टचिंग लूप। नॉन टचिंग लूप मतलब ऐसा लूप, टू और मोर लूप्स आर सेड टू बी नॉन टचिंग लूप इफ दे आर डू नॉट अ कॉमन पॉइंट, सॉरी कॉमन नोड, उनके बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं रहेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बता दूं, तो जब आप इस लूप में घूम रहे थे तो देखो इसके नोड कौन से, एक दो, यस। एंड अगर आप इस लूप में घूमोगे तो इसका नोड कौन सा, ये, तो इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं ना, तो ये दोनों नॉन टचिंग लूप हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो इसको बोला जाता है नॉन टचिंग लूप। वैसे अगर आप सपोज बात करोगे कि सपोज ये एक लूप है, दिस वन इज लूप एंड दिस वन इज लूप, तो देखो उनका ये को पॉइंट इन इस लूप में भी आ रहा है और इस लूप में भी आ रहा है, तो इसलिए ये आपके पास ये जो दो लूप है ये टचिंग लूप है, दे आर नॉट अ नॉन टचिंग लूप। ओके, आगे देखेंगे हम ये नॉन टचिंग लूप है क्या क्या नहीं है, बट ऐसा समझ लो कि ऐसे दो नोड या सॉरी ऐसे दो लूप या फिर दो से ज्यादा लूप जिनके कोई भी आपके पास नोड टच नहीं होंगे या फिर कॉमन नहीं रहेंगे, उसे हम बोलते हैं नॉन टचिंग लूप। तो उम्मीद करता हूँ ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई होंगी। तो इससे रिगार्डिंग हम आगे भी देखेंगे, उससे पहले मैं आपको एक छोटू सा कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारे लिए मेसन्स गेन फॉर्मूला। यस, मेसन्स गेन फॉर्मूला। अब ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाई वी आर यूजिंग द मेसन्स गेन फॉर्मूला। तो मैं आपको बता दूं कि मेसन्स गेन फॉर्मूला आर बेसिकली यूज्ड फॉर टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द लीनियर सिग्नल फ्लो ग्राफ का आप ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए आप मेसन्स गेन फॉर्मूला यूज कर लेते हो। याद रखना, ट्रांसफर फंक्शन अगर आपके पास नॉर्मली देखा जाए तो दो तरीके से निकलता है। यस, एक तो आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन कर सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड अगर बहुत सारी सिस्टम है तो उसका ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक एक होता है जो मैंने प्रीवियस सेशन में दिया है। एंड दूसरा एक मेथड होता है आपके पास मेसन्स गेन फार्मूला। तो मेसन गेन फार्मूला होता है बेसिकली, उस फार्मूले में अगर आप कुछ टर्म्स होती है, उन टर्म्स को अगर आप समझ लोगे तो आपको सीधा सीधा क्या मिल जाता है, ट्रांसफर फंक्शन मिल जाता है। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से बेहतर आपके पास क्या है पता है, मेसन गेन फार्मूला। तो इस मेसन गेन फार्मूला का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, मैं इसको यहाँ पर फिर से एक बार आपके लिए लिख के देता हूँ कि किसी भी सिस्टम का अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो जो क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर इक्वल टू जीरो। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, समेशन ऑफ, ऐसा लिखो, पी आई डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा। यस, अब ये चीज आपको शायद से समझ में आए ना आए, बट अभी थोड़ी देर बाद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये पी आई क्या है, डेल्टा क्या है, डेल्टा आई क्या है, ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर समेशन रनिंग हुआ है भाई, आई से आई इज इक्वल टू 1 से लेके कैपिटल एन तक। अब ये जो फॉर्मूला है आपको सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द मेसन्स गेन फॉर्मूला। तो आपको अच्छे से पहचानने आना चाहिए। ओके, तो एन क्या है, एन इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। जितने फॉरवर्ड पाथ रहेंगे तब तक आपको ये इस तरीके की चीजें करनी है। ओके, तो बस ये आगे मैं समझाऊंगा कि क्या है। देन पी आई क्या है, गेन ऑफ द ith फॉरवर्ड पाथ। ith फॉरवर्ड पाथ मतलब आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जा सकती है ना। जैसे सपोज मेरे पास n इज इक्वल टू 3 रहेगा, तो i कहाँ पर लाई करेगा, एक i की वैल्यू 1 हो सकती है, i की वैल्यू 2 हो सकती है, और i की वैल्यू इज इक्वल टू n मतलब n के बराबर मतलब 3 के बराबर हो सकती है, मतलब यहाँ पर 3 फॉरवर्ड पाथ होंगे। गेटिंग?
तो आपके पास सपोज आई इज इक्वल टू 1 रहेगा तो 1 फॉरवर्ड पाथ के करस्पॉन्डिंग ये गेन होगा। आगे मैं समझाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। एंड डेल्टा क्या आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ द ग्राफ, डिटर्मिनेंट ऑफ द ग्राफ ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालना है। एंड डेल्टा क्या है अगेन पाथ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द पाथ फैक्टर ऑफ ith पाथ। यस, ये चीज आपको नहीं समझ में आ जाएगी जब तक मैं इस चीज को समझाऊंगा नहीं तब तक समझ में नहीं आ जाएगी। यहाँ पर कुछ नहीं, बस आपको ये टर्मिनोलॉजी को समझ लेना। डेल्टा आई कैसे निकाल सकते हो आप, 1 माइनस लूप गेन विच डज नॉट टचेस द फॉरवर्ड पाथ। ओके, जो फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे हैं ऐसे लूप उसमें से माइनस कर देना 1 माइनस। एंड डेल्टा क्या है आपके पास बेसिकली 1 माइनस समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप, सबकी इंडिविजुअल लूप। देन यहाँ पर प्लस है, देन उसके बाद माइनस है, याद रखना। 1 माइनस, सबसे पहले माइनस है, देन उसके बाद प्लस, फिर से एक बार माइनस है, उसके बाद प्लस, फिर से ये सिलसिला जारी रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस चीज को याद रखना। और यहाँ पर है ऑल इंडिविजुअल लूप का आपके पास गेन है, उनका समेशन करना है। प्लस आपके पास फिर से आपके पास गेन का प्रोडक्ट लेना है, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर समेशन करना है बेटा। और यहाँ पर गेन प्रोडक्ट का समेशन करना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और किसके गेन प्रोडक्ट का समेशन करना है आपके पास, टू नॉन टचिंग लूप्स के बारे में। ओके, ऐसा माइनस करके आप आगे जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 नॉन टचिंग लूप। यस, और उससे ज्यादा अगर नॉन टचिंग लूप रहेंगे तो 4 5, ये सिलसिला जारी रहेगा। जो ज्यादातर नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा 3 नॉन टचिंग लूप तक ही आपका फॉर्मूला सीमित हो जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। देन इसके बारे में मैं लेता हूँ क्वेश्चन सो दैट आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है सर, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि दिस इज माय इनपुट नोड एंड दिस इज माय आउटपुट नोड। ओके, तो आउटपुट नोड के करस्पॉन्डिंग क्या मैं यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकता कि सर हियर इट इज माय आर, सॉरी इनपुट नोड के करस्पॉन्डिंग आर ऑफ एस, और यहाँ पर मैं सी ऑफ एस लिख सकता हूँ। तो ट्रांसफर फंक्शन है क्या बेटा, तो ट्रांसफर फंक्शन आपके पास, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। तो ट्रांसफर फंक्शन है क्या, तो ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली आपके पास सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट ही है कि नहीं है। और यहाँ अगर मैं मैसेज गेट लगा दूँ तो क्या रहेगा, तो सर आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन पी आई डेल्टा आई डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा। यस, अब मैं आपको सभी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यन क्या था आपके पास, ये यन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फॉरवर्ड फॉरवर्ड पाथ। ओके, अभी मैं आपको सभी चीजें समझाऊंगा। और मेरे लैपटॉप में तो इतनी चार्जिंग नहीं है और आई एम फॉरगेटिंग माय चार्जर बेसिकली। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देना कि फॉरवर्ड पाथ क्या है। तो फॉरवर्ड पाथ का डेफिनेशन मैंने क्या बोला था कि इनपुट एंड आउटपुट से सीधा जो पाथ कनेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ। तो आप देख सकते हो कि दिस ग्रीन वन इज नथिंग बट अ फॉरवर्ड पाथ। यस, दिस इज नथिंग बट माय फॉरवर्ड पाथ। और अगर वैसे में देखो बेटा तो दिस सेकेंड वन इज नथिंग, नो दिस इज नॉट अ फॉरवर्ड पाथ। यस, सीधा सीधा इनपुट एंड आउटपुट को जो कनेक्ट करता है उसे बोला जाता है फॉरवर्ड पाथ। यस, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि बताओ इस सिस्टम के लिए n इज इक्वल टू कितना है, तो आप क्या बोलोगे बताओ। तो n इज इक्वल टू बेसिकली 1 ही है, एक ही ऐसा आपके पास फॉरवर्ड पाथ मुझे यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है, बाकी कोई भी फॉरवर्ड पाथ है ही नहीं। ओके, तो n इज इक्वल टू 1 रहेगा। मतलब इस फॉर्मूले को मैं क्या करूंगा भाई, डेल्टा P1 इंटू डेल्टा 1 करूंगा डिवाइड बाय डेल्टा होगा, दैट्स इट। तो P1 मतलब क्या, तो P1 इज नथिंग बट अ फॉरवर्ड पाथ का गेन। तो फॉरवर्ड पाथ मतलब कुछ नहीं, जिस फॉरवर्ड पाथ पर आप थे, जो भी आपके पास फॉरवर्ड पाथ है ना, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर आपको बताऊं बेटा, इस फॉरवर्ड पाथ पर अगर आप रहोगे तो इसके गेन का सबका प्रोडक्ट करना है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो कैसे लिखोगे, देखो सर, देखो पहला 1 है, देन G1 है, देन G2 है, G3 है, G4 है, G5 है, G1 है, मतलब सॉरी 1 है यहाँ पर। तो सबका आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो सबका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 G1, सबका प्रोडक्ट। देखो 1 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई मतलब नहीं, तो मैं यहाँ पर सीधा ही लिख रहा हूँ। तो G1 मल्टीप्लाई बाय G2 मल्टीप्लाई बाय G3 मल्टीप्लाई बाय G4 मल्टीप्लाई बाय G5। यस, सबका प्रोडक्ट 1 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने 1 को नहीं रखा। तो ये हो गया आपके पास डेल्टा 1। अब उसके सॉरी P1, अब उसके करस्पॉन्डिंग होता है डेल्टा 1। अब ये डेल्टा 1 होता है हमेशा 1 माइनस यहाँ पर समेशन में लिखना, इस पाथ को छोड़ के, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस पाथ को अगर आप छोड़ दोगे, इस पाथ को अगर आप छोड़ दोगे, तो उस पाथ को छोड़ के जितने भी आपके पास डिटर्मिनेंट आपके पास सॉरी लूप बनेंगे, उस लूप का आपको क्या लेना है पता है, गेन लेना है बेसिकली। आप मुझे बताओ, अगर उस पाथ को ही मैंने छोड़ दिया तो आप इस डायग्राम में कहीं पर भी आपको लूप दिखाई दे रहा है क्या, नहीं ना। थोड़ा मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो फॉरवर्ड पाथ था आपके पास, उसको अगर सपोज मैंने छोड़ दिया तो कोई लूप बन रहा है,
तो आप बोलोगे सर नहीं, तो लूप नहीं बन रहा, मतलब सर हमारे यहाँ कुछ भी चीजें नहीं बन रही। ओके, इस लूप को छोड़ के कोई भी चीजें नहीं बन रही है। गेटिंग माई पॉइंट? यस। अब इस चीज को थोड़ा प्यार से समझना, इस लूप को छोड़ के कोई भी फॉरवर्ड पाथ नहीं बन रहा था, तो इसलिए सर हम इसको छोड़ देंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा? तो यहाँ पर बेटा आप ये लिखोगे, सर कोई भी लूप नहीं बन रहा था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? डेल्टा वन की वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, अब हम समझ लेते हैं कि सर डेल्टा है क्या। तो डेल्टा क्या होगा पता है? 1 माइनस सभी लूप गेन का एडिशन। अब लूप कितने हैं? तो लूप मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो एक लूप बना है, तो इसका लूप गेन कितना होगा? तो लूप गेन मतलब मैं सबसे पहले तो आपको लूप समझा देता हूँ। ओके, तो ऑल लूप गेन का एडिशन है भाई, यहाँ पर चलो मैं लिख के भी देता हूँ। यहाँ पर है क्या? समेशन ऑफ ऑल लूप गेन है। ओके, देन उसके बाद प्लस में क्या था आपके पास? यहाँ पर समेशन किसका था सर? प्रोडक्ट ऑफ लूप लूप गेन ऐसा था, लूप गेन का प्रोडक्ट, लूप गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप था। ओके, देन ये होने के बाद फिर से देखना माइनस प्लस, देन फिर से माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर सेम चीज है वैसे ही, बट यहाँ पर आ जाएगा 3 नॉन टचिंग लूप होता था बराबर। अब आपको तो सबसे पहले तो लूप पता होनी चाहिए, तो मुझे बताओ यहाँ पर लूप है कौन कौन से? तो दिस इज माई लूप नंबर 1 राइट, दिस इज माई लूप नंबर 2, दिस इज माई लूप नंबर 3, दिस इज माई लूप नंबर 4 राइट। और ये देखो ये इस तरीके से घूमने वाला है, ये भी तो लूप ही है ना। लूप आपको पता है ना, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उस पॉइंट पर आप आने चाहिए राइट, और उस पाथ में आप फिर से एंटर नहीं करने चाहिए। तो दिस इज माई लूप नंबर 5 राइट। तो कितने लूप बने आपके पास यहाँ पर? बेसिकली तो लूप बने आपके पास कितने? 5 हो। तो इनके लूप गेन की मैं वैल्यू बता रहा हूँ, तो यल वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? जी1 इंटू माइनस ऑफ एच वन, तो हम बोल सकते हैं माइनस जी1 इंटू एच वन। यल टू की वैल्यू कितनी बनेगी? तो यल टू देखना सर, जी3 इंटू माइनस ऑफ एच थ्री, मतलब ये हम बोलेंगे माइनस जी3 इंटू एच थ्री। यल थ्री की वैल्यू कितनी बनेगी? तो यल थ्री आप बोलोगे सर जी4 इंटू माइनस ऑफ एच फोर, मतलब यहाँ एच फोर यहाँ पर लिखेंगे, माइनस यहाँ पर लगा देंगे। जी4 यल फोर इज इक्वल टू क्या बनेगा सर? माइनस जी5 इंटू एच फाइव। एंड यल फाइव की वैल्यू कितनी बनेगी? तो आप बोलोगे सर आपके पास बनेगी जी1। देखना ये लूप है ना, 1 2 3 ऐसे घूम रहा है और ऐसे आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे सर? आप लिखोगे जी1 जी2 जी3 और यहाँ पर H2 और ये माइनस आ जाएगा। तो सबकी करनी है एडिशन सबसे पहले, तो आप डेल्टा को समझने की कोशिश करना। तो मैं यहाँ पर डेल्टा लिख रहा हूँ बेटा बहुत प्यार से। तो 1 माइनस सबकी एडिशन करनी, तो हम क्या करेंगे सर? ये माइनस G1 H1 माइनस सबकी एडिशन L1 L2 L3 करना है, G3 H3 माइनस G4 H4, देन उसके बाद माइनस G5 H5 माइनस G1 G2 G3 H2। ओके, तो ये सबकी एडिशन हुई, मतलब ये चीज कवर अप कर ली। देन हम अब हम ऐसी चीजें देखेंगे जो नॉन टचिंग लूप होंगे। नॉन टचिंग मतलब जिनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा। तो इसको बहुत प्यार से समझना, जैसे कि अगर आप इस लूप की बात करो बेटा, ये इस लूप की, तो ये दोनों नॉन टचिंग लूप है, क्योंकि इसका ये नोड है, इसका ये नोड है, इसका ये नोड है, इसका ये नोड है राइट। तो दो नॉन टचिंग लूप है ना, तो इसका कुछ लेना देना है क्या इन दोनों लूप का? नहीं, इनका प्रोडक्ट लेना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इनका क्या लेना है बेटा? प्रोडक्ट लेना है। अब इसका प्रोडक्ट लेके इनका एडिशन करना है, कैसे करोगे बताओ? तो यहाँ पर प्लस करके इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? इस लूप का इस लूप का, बताओ। तो आप बोलोगे सर देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्रोडक्ट में प्लस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे सर G3 G5 H3 H5। तो ये पहला टू नॉन टचिंग लूप का आपके पास प्रोडक्ट हुआ। वैसे ही मुझे बताओ ये दो चीजें नॉन टचिंग है कि नहीं है? राइट, इसमें ज्यादा समझाने जैसा कुछ है नहीं है। ये लूप अलग जगह पर है, ये लूप अलग जगह पर है, तो ये भी तो नॉन टचिंग हुआ ना। यस, नॉन टचिंग रहेगा तो हम क्या लिखेंगे फिर से? तो सर ये भी माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो जी वन G4 एंड H1। यस, वैसे ये लूप और ये लूप भी नॉन टचिंग है कि नहीं है? राइट, तो हम क्या लिखेंगे फिर से? यहाँ पर प्लस करेंगे सर G1 H1 इंटू G3 H3। यस, अब वैसे ये और ये लास्ट वाला भी तो नॉन टचिंग है ना, तो हम यहाँ पर फिर से क्या लिखेंगे? प्लस क्या लिखेंगे सर? G1 H1
इंटू G5H5। ओके, अब मुझे बताओ पूरे टू नॉन टचिंग लूप खत्म, अब कोई भी ऐसे टू नॉन टचिंग लूप नहीं बचे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस। अब उसके बाद हमें क्या बोला है कि आपको करना है माइनस, अब थ्री नॉन टचिंग लूप आपको देखने हैं। तो थ्री नॉन टचिंग मतलब तीन ऐसे कौन से लूप है जो नॉन टचिंग है। तो मैं बोलूंगा देखना, ये वाला एक, ये वाला दूसरा और ये वाला तीसरा, अब इनका प्रोडक्ट लेना है। तो ये भी देख सकते हो कि एक बार माइनस है, यहाँ पर माइनस है और एक बार फिर से माइनस है, तो तीन बार माइनस का प्रोडक्ट करोगे तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस क्या लिखेंगे, G1H1, G4, थोड़ा ध्यान से देखना, G4H4 एंड G5H5। ओके, तो इस तरीके से आपके पास चीज़ें बनेंगी। तो ये देखना आपके पास ये पूरा डेल्टा बनेगा। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बनेगा आपके पास, तो डेल्टा की वैल्यू बनेगी 1 माइनस, ये माइनस इन सभी को प्लस करा के देगा। तो माइनस G1, तो माइनस माइनस गेट प्लस ना, H1G1 प्लस G3H3 प्लस आपके पास G4H4, बहुत बड़ा क्वेश्चन लिया है, प्लस G5H5 प्लस G1 G2 G3H2। ओके, एंड प्लस, अभी देखना ये ब्रैकेट पूरा हो चुका है। देन ये सब चीज़ आप फिर से लिख लेना, दीज थिंग्स, ये जो चीज़ है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है। एंड देन देखना ये माइनस माइनस गेट प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लास्ट में लिख के दे रहा हूँ G1H1 G4H4 G5H5। ओके, तो जगह कम है इसलिए आप समझ सकते हो। तो अगर बेटा आप इसमें ये सब चीज़ें लिख के दे रहे हो, P1 का वैल्यू कितना है, तो P1 का वैल्यू देख सकते हो आप। P1 का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है ना, तो G1 G2 G3 G4 एंड आपके पास G5 इंटू डेल्टा वन। अब डेल्टा वन मतलब कितना है, वन ही है ना, डिवाइड बाय जो भी डेल्टा की वैल्यू अगर यहाँ पर लेके आओगे दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो कुछ नहीं है, बाकी तो ये जगह नहीं थी इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा, बट आप समझ सकते हो कि आपको क्या करना है। तो जो देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। लेट मी चेक, एक्चुअली मेरी बैटरी कितनी बची है, तो 9%। तो 9% मतलब मैं आगे का सेशन शायद से नहीं ले पाऊंगा, तो ठीक है। और बैटरी नहीं है तो मुझे सेशन को रोकना पड़ेगा, बट मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली वो क्वेश्चन लिया था, तो ये सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको मैंने निकाल के दिया है। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। ओके, सभी क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क रख के दे रहा हूँ अभी। और मैंने ये भी क्वेश्चन रखा है, तो ये भी आपके पास रहेगा होमवर्क। और ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए, ये तो क्वेश्चन पूरे मैंने इसके लिए यूथ के लिए, तो ये क्वेश्चन ट्राई करके देखना, ये होमवर्क। ओके, एंड उम्मीद करता हूँ आने वाले सेशन में जब मिक्स टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना उसमें भी मैं लूँगा। मेरे पास अभी फिलहाल बैटरी नहीं है और मैं फॉरगेट मतलब भूल गया एक्चुअली मेरा ये लाना होमवर्क। मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए थे, बट ठीक है। यस, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन बेटा आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारी बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को, सो दैट आपको इसके पीडीएफ मिल जाए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है और ये सेशन भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा आपके सेशन मतलब प्रिपरेशन में। तो मिलेंगे हम जल्द ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके।